जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। तो रिसेंटली जो 25 जुलाई को हमने देखा कि क्या हुआ कि जो हमारी राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। ठीक है, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा क्या है, सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट है। जो इसके पहले श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल थी, उसके बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा क्या, आदिवासी समुदाय से आने वाली ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। और तो सबसे पहले हम ये देखें कि प्रेसिडेंट के बारे में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दिया कहाँ गया है। तो इसका जो सबसे पहला उल्लेख हमें मिलता है वो मिलता है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में दे रखा है, जो पार्ट 5 है हमारा। ठीक है, अब पार्ट 5 का जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा, जो कि किसके बारे में बात करता है, एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है। तो इसी पार्ट में प्रेसिडेंट के बारे में दे रखा है, क्योंकि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं उसमें कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, उसके अलावा हमारे पीएम आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, और जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। तो आर्टिकल 52 में बता रखा कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 53 में क्या बता रखा है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, जो कि पावर्स क्या प्रेसिडेंट में निहित होंगी। इसके अलावा क्या है कि जो पार्लियामेंट है हमारा, उस पार्लियामेंट का भी एक पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट, क्योंकि पार्लियामेंट क्या 3 हिस्सों से मिलकर बना है, लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट के भी एक हिस्सा होते हैं। इसके बाद जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, हम सबको पता है कि डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। तो इनके इलेक्शन के बारे में कहाँ पर बता रखा है, आर्टिकल जो 54 है उसमें बता रखा है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उनको कौन कौन मेंबर सिलेक्ट करेंगे, उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा उसमें कौन कौन होगा, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, दोनों लोकसभा और राज्यसभा के दोनों इलेक्टेड मेंबर्स, और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं सभी लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स में, उनमें तो जिन जिन राज्यों में विधानसभाएं हैं उन सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। और यहाँ जो स्टेट टर्म है उसके बारे में आर्टिकल 55 में बता रखा है कि इसमें कौन कौन से इंक्लूड होंगे। जो स्टेट्स हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा क्या, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, और जो पौंडीचेरी और जो जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है ये भी इंक्लूड होंगे। पहले जम्मू कश्मीर नहीं थी, जम्मू कश्मीर को जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया है तब उसके बाद जम्मू कश्मीर भी इसमें इंक्लूड हो गई। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। तो जो प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो उसके बारे में बता रखा है आर्टिकल 58 में। और उसमें क्या बता रखा है कि कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल है अगर वो भारत का नागरिक होगा और कम से कम उसकी एज क्या 35 वर्ष हो चुकी हो, और इसके अलावा वो क्या, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो। ठीक है, इसके बाद ये भी बता रखा है कौन कौन एलिजिबल नहीं होगा। तो अगर कोई व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, कहाँ पे, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, या किसी स्टेट के अंदर, या कोई जो लोकल या कोई और अथॉरिटी है उसके अंदर जिस पर गवर्नमेंट का डायरेक्टली कंट्रोल हो, तो अगर उसमें कोई ऑफिस होल्ड करता है, ऑफिस वो क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गए, तो उसको होल्ड करता है तो एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, या किसी स्टेट के गवर्नर हैं, या क्या मिनिस्टर हैं, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर हो चाहे कोई स्टेट के मिनिस्टर्स हो, ये सारे लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएंगे। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बाहर है। ओके, आगे देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसका नॉमिनेशन भी जरूरी है। तो नॉमिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 50 लोग प्रपोजर्स होने चाहिए, और 50 लोग क्या होते हैं होने चाहिए, सेकेंडर्स होने चाहिए। जो 50 जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए, प्रपोजर्स, और 50 इलेक्टेड मेंबर सेकेंडर्स के रूप में काम करने चाहिए। तो ये प्रपोजर्स और सेकेंडर्स होते क्या है, तो प्रपोजर वह व्यक्ति होता है जो कि
किसी कैंडिडेट का नाम प्रेसिडेंट के रूप में, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का नाम आगे करता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है, जैसे अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी थी, चाहे यशवंत सिन्हा जी थे, तो अपना नाम खुद से आगे नहीं बढ़ा सकते कि हमें प्रेसिडेंट हो। उनके नाम को सपोर्ट करते हुए कम से कम 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो उनका नाम प्रपोज करना चाहिए, और और सेकेंडर्स वो लोग होते हैं जो सपोर्ट करने चाहिए। तो कम से कम 50 लोग होने चाहिए जो उस नाम का सपोर्ट करें। और ये दोनों कहाँ से, दोनों चाहे लोकसभा से हो सकते हैं, चाहे राज्यसभा से हो सकते हैं, या दोनों में से मिला के हो सकते हैं। ठीक, तो टोटल कम से कम 100 मेंबर्स होने चाहिए जो आपको, आपका नाम 50 प्रपोज करें और 50 आपको सपोर्ट करें मिनिमम। ठीक है, तब जाके आपका नॉमिनेशन होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो किस तरीके से होता है। तो इसके बारे में कहाँ बता रखा है, आर्टिकल 55 के बारे 55 में। ठीक है, और आर्टिकल 55 में क्या बता रखा है कि जो सारे स्टेट हैं उन सबका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो का यूनिफॉर्म होगा। अलग अलग राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन होगा स्केल पे वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, और उसके लिए क्या है कि उस यूनिफॉर्मिटी को बराबर बनाए रखने के लिए क्या करेंगे कि अलग अलग स्टेट के बीच में, स्टेट एज ए होल, मतलब सारे स्टेट्स को एक तरफ मिला लेंगे हम और यूनियन को एक तरफ कर देंगे। तो इन दोनों के बीच में भी इक्वलिटी होगी। ठीक है, जो नंबर ऑफ वोट्स होंगे, वोट्स की जो वैल्यू होगी वो बराबर होनी चाहिए। वो किस तरीके से होगी आगे हम अभी समझेंगे अभी उसे, कि ये फॉर्मूला उसके लिए बता रखा है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ कोई लेजिस्लेटिव असेंबली किसी स्टेट्स के हैं shall have as many votes as there are multiple of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of any state by the total number of the elected members of the assembly। ठीक है, ये अभी हम आपको आगे समझाएंगे, इसको एक अभी यहाँ हम देख लेते हैं। इसके अलावा और क्या बता रखा है कि आफ्टर टेकिंग द सेड मल्टीपल ऑफ 1000 if remainder is not less than 500 then the vote of each member referred in sub clause A shall be increased by 1। ओके, आगे देख लेते हैं और क्या क्या बता रखा है। इसके अलावा जो थर्ड में बता रखा है कि each elected member of either house of parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the MLAs of the state under subclause A and B, जो हमने ऊपर पढ़ा था, by the total number of elected members of the both house of parliament, और जो फ्रैक्शन एक्सीडिंग वन हाफ being counted as one, और अदर फ्रैक्शन क्या उसको हटा दिया जाएगा जो कम होगा आधे से। ठीक है, इसके अलावा हमारे इसी सेम आर्टिकल 55 में क्या बता रखा है कि जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा, जो उसमें सब क्लास 3 में सॉरी, कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होगा, और क्या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा सर, और इसके अलावा क्या सीक्रेट बैलेट के थ्रू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्रेट बैलेट होगा, मतलब किसी को पता नहीं चलेगा। और इसके अलावा क्या कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब कि अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो जैसे हम नॉर्मल इलेक्शन क्या जाते हैं, किसी एक सिंगल कैंडिडेट को वोट करते हैं, लेकिन वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट होंगे हम उनको उन सभी को वोट करेंगे, मतलब उनके लिए नंबर ही देंगे, किसी को उनको फर्स्ट प्रेफरेंस, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड। लाइक जैसे सपोज किसी को करना था, किसी ने मुर्मू जी को फर्स्ट दिया, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुर्मू जी को देगा, वो यशवंत सिन्हा को देगा, वो सेकंड प्रेफरेंस देगा, कोई थर्ड पर्सन तो उसे थर्ड देगा। ठीक है, और ये सारा एक सिंगल वोट काउंट होगा जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है आगे जब काउंटिंग होती है तब। ठीक है, और इसमें क्या बता रखा है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा ना कि पॉपुलेशन को डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ उससे सीट से, तो उसके बारे में बता रखा है कि जो भी लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस हुआ होगा उसका जो रिलेवेंट फिगर होगा उसको, लेकिन हम क्या करते हैं अभी प्रेजेंटली 1971 का सेंसस लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि पहले था कि 2000 के बाद जो भी हमारा सेंसस होगा उसके बेसिस पे हम करेंगे, लेकिन 2002 में इसको फिर से 25 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, तो 2026 तक वो कर दिया। तो अब 2026 के बाद जो भी हमारा अगला सेंसस होगा, तो 2026 के बाद हमारा अगला सेंसस कब होगा, 2031 में। तो 2031 के बाद जो हमारा सेंसस आएगा उसके डाटा के बेसिस पे वो किया जाएगा। लेकिन अभी हम उसके पहले क्या है कि हम इसी बेसिस पे जो 1971 का जो हमारा पॉपुलेशन सेंसस का जो डाटा है उसी बेसिस पे अभी तक वोट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि सारे एमएलए का जो वोट है बराबर होगा, तो कैसे होगा, तो किसी अगर एक एमएलए का अगर वोट है तो उसको क्या कहेंगे, जो स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन है उस स्टेट की,
तो अभी हम क्या करते हैं 1971 के सेंसस के हिसाब से डाटा लेके चलते हैं और उस स्टेट में क्या नंबर ऑफ कितने एमएलए हैं उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सपोज फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ ले लिया है हरियाणा को, ठीक है। तो जो हरियाणा स्टेट है उसमें एक एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी है, तो ये हम देख लेते हैं। तो हरियाणा स्टेट में एक एमएलए की उस टाइम 1971 में टोटल पॉपुलेशन कितनी थी हमारी, इतनी वहाँ की पॉपुलेशन थी। और हरियाणा में एमएलए की सीट कितनी है, टोटल 90 सीट्स हैं, ठीक है। तो जब हम इसको 90 से इंटू 1000 करके इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 111.52। ओके, तो अब जो हमारा 0.52 जो उधर बता रखा था कि अगर इसको फिर से हम अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते सपोज, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये जो 52 वाला ये कितना हो जाता, 520 हो जाता। तो क्या हो जाता कि ये बता रखा है कि अगर 500 से कम है तो 500 से अधिक है तो उसको हम क्या 1 काउंट कर लेंगे, और 500 से कम है तो उसको डिसरिगार्ड कर देंगे, मतलब हटा देंगे। तो इसलिए जो ये वैल्यू है इसको क्या हम काउंट करेंगे 112, सॉरी ये 112 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेंगे अब हरियाणा में जो टोटल 90 एमएलएज हैं और एक एमएलए के वोट की वैल्यू कितना होगी 112। तो हरियाणा के जो टोटल एमएलएज हैं उनकी वोट की टोटल वैल्यू कितना हो जाएगी 10080, इतनी टोटल हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये सिर्फ हरियाणा की है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे सारे अलग अलग स्टेट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो वैल्यू ऑफ वोट्स हैं वो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग हैं। तो सबसे हाईएस्ट कहाँ की है उत्तर प्रदेश की, और जो सबसे लोवेस्ट है कहाँ की सिक्किम की। अच्छा, अब देख लेते हैं जो प्रेजेंटली इंडिया में टोटल कितने नंबर ऑफ एमएलएज हैं, एमएलएज की जो सीट्स हैं टोटल वो कितना है 4120, 4120 एमएलएज हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो 2022 वाला जो इलेक्शन हुआ था उसमें कितने एमएलएज पार्टिसिपेट कर सकते थे, तो जो 87 एमएलएज हैं जो कि जम्मू कश्मीर से हैं। तो जम्मू कश्मीर में पता है कि 2019 के बाद से वो जो विधानसभा थी वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली उसको भंग कर दिया गया था और अभी तक वहाँ इलेक्शन हुआ नहीं था। तो जब अभी इलेक्शन नहीं हुआ है तो वहाँ पे कोई एमएलए होगा नहीं, ये तो सिर्फ एमएलए की सीट्स हैं, तो हम उसको हटा देंगे। टोटल हमारे कितने आ जाएंगे 4033, 4033 एमएलए जो पार्टिसिपेट करेंगे। और इन सब की जो कंबाइंड वैल्यू ऑफ वोट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5,43,231, ठीक है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू, क्योंकि मिनिमम आगे हम देखेंगे कम से कम मिनिमम इतने वोट चाहिए किसी को जीतने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं। तो जो टोटल एमपीज हैं वो कितने हैं हमारे, लोकसभा में कितने 543 मेंबर्स हैं और राज्यसभा में हमारे कितने 245। तो 245 में से क्या 233 ही सिर्फ इलेक्टेड होते हैं और बाकी क्या है 12 तो नॉमिनेटेड होते हैं। तो हमने ऊपर ही पढ़ा था जो इलेक्शन होता है उसमें क्या सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो हम इस 12 को हटा देंगे। तो अब हमारे टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कितने हो जाएंगे, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे 543 प्लस 233 तो हमारे कितने आ जाएंगे 776। और हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए यूनियन और स्टेट के बीच में, तो जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए होंगे वो क्या होने चाहिए टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमपीज, मतलब सारे एमपीज के वोट की वैल्यू और सारे एमएलए के वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को ध्यान रखते हुए तो एक जो किसी एमपी है उनके वोट की वैल्यू क्या होगी हम इसको काउंट कर लेते हैं। तो अभी जो सारे एमएलए की वोट की वैल्यू है अगर उसको हम टोटल नंबर ऑफ एमपी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे वोट की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो हमने ऊपर पढ़ा कि 5,43,231 है टोटल एमएलए के वोट की वैल्यू, और प्रेजेंटली हमने ये भी देख लिया कि 776 हमारे इलेक्टेड एमपीज हैं। तो इसको जब हम डिवाइड करें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 700.039, ठीक है। तो ऊपर हमने पढ़ा था ना कि अगर ये जो वैल्यू और इसको फिर से अगर हम सपोज कि 1000 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 सॉरी, तो क्या होगा ये 039 इसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 039 आएगा, ठीक है 390। तो ये क्या कि हमारे 500 से इसकी वैल्यू कम है तो इसको हम क्या कर देंगे डिसरिगार्ड कर देंगे, मतलब इसे खत्म कर देंगे। तो टोटल हम वैल्यू कितनी काउंट करेंगे 700 सिर्फ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टोटल एमपीज के सारे एमपीज के जो वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 700 इंटू 776 टोटल एमपीज तो कितना हो जाएगा 5,43,200, तो लगभग लगभग बराबर है 5,43,231
MLA के वोट की वैल्यू और MP के वोट की वैल्यू कितनी है, 5,43,200। ठीक है, तो जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स होगी वो कितना होगी, इन दोनों को जब जो MLA के वोट हैं उनको ऐड कर देंगे और जो MP के वोट्स की वैल्यू उसको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। तो टोटल हमारी कितनी हो जाएगी, 10,86,431। ये हमारे टोटल वोट्स की वैल्यू हो गई सारे MP और MLA के मिला के। ठीक है, तो कम से कम अब किसी भी कैंडिडेट को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के लिए कम से कम इसका 50% से अधिक वोट आना चाहिए। ठीक है, जो कि लगभग इसी के आसपास होगा। तो इसीलिए ये जो 5,43,231 वाली जो है वो कट ऑफ वैल्यू है कि उससे ऊपर आना चाहिए। तो जो 2022 का जो रिजल्ट था उसमें हमने देखा क्या, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को 6,76,803 वोट मिले और जो अपोजिशन के जो कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा उनको 3,80,177 वोट मिले। ठीक है, तो इस तरह से अब हो सकता है कि आप ये पूछेंगे कि अच्छा अगर हम सर इन दोनों चीज़ों को हम ऐड करें, द्रौपदी मुर्मू जी के वोट को और इसके अलावा इनके यशवंत सिन्हा जी के वोट को, तो क्या होता है कि हमारा जो टोटल अभी हमने ऊपर पढ़ा था 10,43,000, 10 लाख कितना, 10,86,431, उतना तो सर नहीं हो रहा, उससे हमारा मतलब कम ही हो रहा है। तो ऐसा क्यों, तो सर ऐसा इसलिए कि बहुत सारे जो कुछ मेंबर्स चाहे MP चाहे MLA क्या होते हैं हो गए होंगे, वहाँ पे आए नहीं होंगे, या कुछ लोग क्या डिस्क्वालीफाई हो गए हैं किसी और रीजन की वजह से। क्योंकि अब देखो जैसे इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 10,56,980 इतना ही आएगा। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुछ मेंबर्स क्या उनके वोट को रद्द कर दिया गया होगा किसी कारणों से, या कुछ मेंबर्स क्या एब्सेंट रहे होंगे। ठीक है, जैसे काफी न्यूज में थे सनी देओल एब्सेंट थे। ओके, आगे हम देख लेते हैं जो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है उसके बारे में। तो इसके बारे में कहाँ बताया गया, जो आर्टिकल 56 है उसमें बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो कब कितने समय तक ऑफिस को अपने होल्ड करेंगे। तो प्रेसिडेंट क्या है कि 5 साल के लिए, जब से जिस डेट से वो अपने ऑफिस में एंटर करते हैं तब से वो 5 वर्ष के लिए अपने ऑफिस में रहेंगे। और इसके बाद अलावा ये भी बता रखा है कि अगर उन्हें रिजाइन करना है तो रिजाइन किसको करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम सोचेंगे कि प्रेसिडेंट हैं अब उनके ऊपर, तो क्योंकि जो भी हम रेजिग्नेशन देते हैं अपने एक सुपीरियर अथॉरिटी को देते हैं, लेकिन इन केस ऑफ प्रेसिडेंट में क्या होगा कि ये प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं तो उनको ऑफिस से हटाया जा सकता है, किस प्रोसेस द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा, जो कि क्या हमारे आर्टिकल 61 में प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन इम्पीचमेंट कैसे हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है अपनी ऑफिस में तब तक रहेंगे जब तक उनका जो सक्सेसर है वो ऑफिस में एंटर नहीं कर जाता। मतलब जैसे श्री रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल जिस दिन से वो ज्वाइन किए होंगे उससे पहले उनका उसी डेट को कार्यकाल खत्म हो गया होगा। तो उसके बाद क्या है कि जब तक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति पद का ग्रहण नहीं किया 25 जुलाई तक, तो 25 जुलाई तक वो क्या प्रेसिडेंट का कार्य देखेंगे, कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, इसके अलावा ऊपर जो हमने पढ़ा था कि जो वाइस प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन सौंपेंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जो स्पीकर हैं हाउस ऑफ पीपल्स के, मतलब जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको ये बात कम्युनिकेट करेंगे कि प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन के बारे में। ठीक है, इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट के रूप में कोई फिर से री इलेक्ट होना चाहता है तो क्या उसके लिए भी है कोई प्रावधान, तो हाँ, तो हमारा जो आर्टिकल 57 है वो हमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट के लिए पुनः लड़ना चाहता है तो उसके लिए एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने देखा जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो किस तरह से होता है और क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होती है, किस तरीके से होता है, कैसे वोटिंग होती है, बाकी क्या क्या नॉमिनेशन प्रोसेस है। ओके, ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आप ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।